हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में जहां पर आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में या किसी भी सेक्टर में स्टॉक मार्केट में अगर हमें अपना पैसा लगाना है तो बहुत सोच समझ के स्टडी करके कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं ताकि हम अपना हार्ड अर्न मनी को स्टॉक मार्केट में गंवाने से बचें। तो इसी सीरीज में हमने स्टार्ट किया था लास्ट डे कि एक स्टील सेक्टर को कैसे स्टडी किया जाता है। कभी भी कोई स्टील कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अपने को इंडस्ट्री का पूरा आइडिया होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। तो सेशन वन में हम कुछ पॉइंट्स कवर किए थे। हमने कुछ फैक्टर्स कवर किए थे कि क्या क्या फैक्टर्स होता है जो कि एक स्टील कंपनी को रिस्की बनाता है या कुछ फैक्टर्स उनके लिए क्या फेवरेबल होते हैं। और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना सेशन टू चालू करेंगे। और जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं उसको आज कंटिन्यू करेंगे इन सेशन टू। अगर आप लोगों ने सेशन वन नहीं देखा है तो आई वुड ओनली सजेस्ट कि आप पहले हमारा स्टील सेक्टर का सेशन वन देखें ताकि आपको एक बेसिक बिल्डअप मिल जाए कि कैसे ये सेक्टर काम करता है एंड देन यू शुड कम टू सेशन टू। इसका लिंक होगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको इजीली ये फाइंड हो जाएगा ये वीडियो। चलिए अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे स्टडी किया जाता है इस कंपनी को सॉरी आई मीन सेक्टर को। तो स्टील सेक्टर में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक बार जस्ट रिवीजन के तौर पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा ताकि हम अपने सेक्टर को समझ पाएं और उसके बाद डिसाइड कर पाएं कि कौन सी कंपनी इसमें अच्छी है, व्हाट आर द की फैक्टर्स। में पहला फैक्टर हमने देखा था कि ये इंडस्ट्री में सिक्लिकलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर हमने दूसरा फैक्टर समझा था कि इसमें ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इट इज़ अ कमोडिटाइज प्रोडक्ट और ग्लोबली बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं और देर इज नो ब्रांड वैल्यू और फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। कमोडिटी मार्केट में ब्रांड वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो सारे सब प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको जो इंटरनेशनल प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे आपको काम करना पड़ता है। थर्ड फैक्टर हमने समझा था कि कैपिटल इंटेंसिव नेचर होता है। ऑलमोस्ट 8,000 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाता है अगर आप 1 मिलियन टन का भी प्लांट लगाना चाहते हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव नेचर का बिजनेस है। एट द सेम टाइम वर्किंग कैपिटल के लिए भी आपको बहुत सारा रुपए का जरूरत पड़ता है। तो ये सब हमने सेशन वन में कवर किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे इन आवर सेशन टू। तो एफिशिएंसी इन ऑपरेशन इज अ मस्ट टू सर्वाइव। यानी अगर आपको सरवाइव करना है इस इंडस्ट्री में तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका ऑपरेशन में एफिशिएंसी हो। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसको डिस्कस करते हैं। स्टील मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस अ कमोडिटाइज्ड नॉन डिफरेंशिएबल प्रोडक्ट। तो जैसा मैंने बताया कि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ये डिफरेंशिएबल नहीं होते। आप ब्रांड्स के थ्रू या पैकेजिंग के थ्रू इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सबको पता है कि एक पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील ऑलमोस्ट क्वालिटी सबका एक जैसा होगा, माइन्यूट डिफरेंस हो सकता है, बट उसके वजह से कंज्यूमर या उनके जो कस्टमर है उनका डिसीजन मेकिंग उस ब्रांड पे डिपेंडेंट नहीं होता है। उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो प्राइस पे डिपेंडेंट होता है। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपका ब्रांड थोड़ा अच्छा भी है, आपकी क्वालिटी थोड़ा अच्छा क्वालिटी भी है, थोड़ा सा मार्जिनली अच्छा भी है, तो भी अगर आप सेम प्राइस में बेचेंगे तो कस्टमर आपको प्रेफरेंस देंगे। अगर आप सोचोगे उसके लिए मैं हाई चार्ज कर लूं तो इट इज डिफिकल्ट अनटिल अनलेस आप कोई स्पेशल ग्रेड बना रहे हो जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, या फिर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट आप बना के दे रहे हो, तब बात अलग है। अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम, आप प्राइस चार्ज नहीं कर पाओगे। So steel manufacturers produce a commoditized non-differentiable product and are exposed to intense competition from India and abroad। तो उनको इंडियन मार्केट में तो कंपटीशन है ही, फॉरेन जो जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि चाइना जापान ये लोग हमेशा उनके पास जो एक्सेस कैपेसिटी होती है उसको इंडिया में डंप करने की कोशिश करते हैं, तो वहां से भी काफी कंपटीशन है। As a result, they are price takers, whether they have to sell steel at a market price determined by the international parity price। तो क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरर्स जो है वो लोग प्राइस टेकर्स बन जाते हैं, वो लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि वो किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। मार्केट डिसाइड करता है कि उनका प्रोडक्ट किस प्राइस पे मार्केट में बिकेगा। स्टील प्लांट्स कैन नॉट चार्ज अ प्राइस हायर देन द मार्केट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी। यानी स्टील जो मैन्युफैक्चरर्स है वो मार्केट से ऊपर प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेच ही नहीं सकते। जो इंटरनेशनल मार्केट में या लैंडेड कॉस्ट जो इंडिया में अगर
इंपोर्ट हो रहा है कोई स्टील, तो इंडिया में जो लैंडेड कॉस्ट पड़ता है स्टील का, तो उसी प्राइस पे उनको बेचना पड़ेगा। Moreover, most of the key customers of steel plants are also large housing, infrastructure, automobile, shipbuilding, and railway organization that possess strong bargaining power। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके यानी अगेन मैं बताऊंगा कि वी आर अज्यूमिंग कि वी आर स्टील मैन्युफैक्चरर्स, तो आपके जो यहाँ पर कस्टमर्स हैं वो लोग कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है जिनको आप बार्गेनिंग पावर में हरा पाओगे या थोड़ा सा प्रेशर डाल पाओगे। आपके जो कस्टमर्स, दे आर बिग लार्ज हाउसिंग कंपनीज, दे आर बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, शिप बिल्डिंग कंपनीज एंड रेलवे ऑर्गेनाइजेशंस। और रेलवे ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है कि सरकार की है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा ज्यादातर गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट के साथ तो आप वैसे ही बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तो आपके पास कस्टमर वाइज बार्गेनिंग पावर नहीं है। तो कस्टमर विल टेल यू कि दिस इज द मार्केट प्राइस, इफ यू वांट टू सेल मी, आपको इस प्राइस पे मुझे बेचना होगा वरना आई एम गोइंग। दिस इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। So increasing the price above the market is a challenge for steel manufacturers। तो एक मार्केट से ऊपर में प्राइस बढ़ाना इनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है और इनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मोरओवर द सप्लायर्स ऑफ की रॉ मटेरियल, तो इनका बार्गेनिंग पावर, कस्टमर का बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है। तो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल जो होता है वो समझना अपने को जरूरी है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स क्या है। तो यहाँ पर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर तो हमें समझ में आ गया कि उनके पास बड़ा बार्गेनिंग पावर है। अभी देखते हैं इनके सप्लायर्स कितने बड़े हैं और उनके पास क्या बार्गेनिंग पावर है। तो मोरओवर द सप्लायर्स ऑफ की रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द स्टील प्लांट्स, क्या क्या है रॉ मटेरियल इनके लिए मेजर? आयरन ओर जो इनका मेजर रॉ मटेरियल है, फिर इनको फर्नेस को चलाने के लिए कोयला लगता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ये डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली आयरन ओर, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द थ्री मेजर रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील एटसेट्रा आर यूजुअली गवर्नमेंट फर्म्स। तो ये जो आयरन ओर की जो कंपनीज होती हैं, जैसे एनएमडीसी हो गया फॉर एग्जांपल, कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दिया ये लोग क्या है, ये लोग गवर्नमेंट कंपनीज होती है। जैसे कोल इंडिया से अगर ये लोग कोल खरीदना चाहते हैं, दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो वहां पर क्या होता है, जो इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज है उनसे अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, तो आपको क्या लगता है, आपका बार्गेनिंग पावर थोड़ी स्ट्रांग होगा? बार्गेनिंग पावर उनका स्ट्रांग होगा, विच आर वेरी लार्ज। As a result, steel manufacturers do not have high negotiating power over their supply। तो यानी स्टील मैन्युफैक्चरर्स का आप कॉम्पिटिटिव एंगल से समझो, इनके पास जो कस्टमर्स हैं वो भी हाई प्रोफाइल कस्टमर्स हैं, उनके पास अपना बार्गेनिंग पावर है। इनके पास जो सप्लायर्स हैं वो भी काफी बड़े कंपनीज है और उनका बार्गेनिंग पावर इनसे ज्यादा है। तो इनका बार्गेनिंग पावर ना इनके कस्टमर पे चलता है ना इनके सप्लायर पे चलता है। तो बेसिकली सप्लायर बोलेगा लेना है तो इस प्राइस पे लो, कस्टमर बोलेगा बेचना है तो इस प्राइस पे बेचो। अब क्वेश्चन आता है मुझे क्या करना है, मेरे पास तो बार्गेनिंग पावर दोनों जगह नहीं है। तो मुझे अपने ऑपरेशंस को इतना अच्छा करना है कि मैं अपना प्रोडक्शन कॉस्ट अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के वजह से कितना नीचे ला सकता हूं, दैट इज वेयर आई विल विन द बैटल। तो कंपटीशन मेरा जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है या मेरे पीयर ग्रुप है, उससे मेरा कंपटीशन जो है वो इस बात पे है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी किस कंपनी के पास बेटर है। स्टील मिल्स अक्रॉस द ग्लोब फेस वीक नेगोशिएटिंग पावर। तो ये हमने समझा कि स्टील मिल्स के पास नेगोशिएटिंग पावर नहीं है अगेंस्ट देयर रॉ मटेरियल सप्लायर्स। इवन इन कंट्रीज लाइक जापान, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर enjoy हाई बार्गेनिंग पावर। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे इंडस्ट्री में ग्लोबली ये प्रॉब्लम है कि स्टील मैन्युफैक्चरर्स के पास सप्लायर के अगेंस्ट में बार्गेनिंग पावर नहीं होता है। In such business situation where suppliers as well as customers have high negotiating power, then the manufacturers companies get stuck in the rock and the hard place। तो ऐसे बिजनेस जहां आपका कस्टमर भी आपका नहीं सुनता है, आपका सप्लायर भी आपका नहीं सुनता है, आप दोनों के बीच में फंस जाते हो। As a result, in order to gain good profitability, steel producers have to rely on cutting their operating cost। तो जैसा मैंने बताया, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप कैसे कम कर सकते हो टू मैक्सिमम एंड रनिंग देयर प्लांट्स एट एफिशिएंटली एज पॉसिबल। कि आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को कितना ज्यादा कम करो और अपने प्लांट्स को कितना एफिशिएंटली चलाओ, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे, वरना ना सप्लायर ना बायर कोई आपको कमाने नहीं देगा।
Therefore, in the steel industry, operating efficiency becomes most important method to gain competitive advantage over the peers या competitors. तो आप अपने competitor से आगे या better profitability तभी earn कर पाओगे जब आपका operation cost या operational expenses उनसे comparatively कम होगा. बेचना तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अगर आपको मान लो बेचना है 5,000 रुपए टन पे, तो 5,000 रुपए टन पे अगर मार्केट प्राइस है आपका, बिकेगा आपके आपके कॉम्पिटिटर का सबका प्रोडक्ट 5,000 पे ही मार्केट में बिकेगा. क्वेश्चन आता है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है. आपका कॉम्पिटिटर का अगर 4,800 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और आपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी करके 4,600 पे कर लिया, तो यू विल मेक 400 पर टन, आपका कॉम्पिटिटर बनाएगा 200 पर टन. एंड दैट इज वेयर द एंटायर गेम इज. क्लियर? Moreover, in the light of internationally benchmarked pricing and competition from imports, steel manufacturers or producers have to be cost competitive at global level to be profitable. तो आपका competitor यहाँ सिर्फ इंडिया के प्लेयर्स नहीं है, इंटरनेशनली भी जो सप्लायर्स हैं वो भी आपके कॉम्पिटिटर है. तो आपका कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे है, तो ग्लोबल लेवल पे आपको ऑपरेशनली एफिशिएंट होना पड़ेगा, सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे होने से काम नहीं चलेगा. Steel plants try to gain an advantage in lowering their raw material cost by either acquiring captive mining rights or by entering into long-term supply contracts with the supplier. अब क्वेश्चन आता है कि ये लोग अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे घटा सकते हैं. तो ये लोग घटा सकते हैं थोड़ा सा रॉ मटेरियल के परचेजिंग में अपने कॉस्ट को रिड्यूस करके, और प्लांट्स को जितना आधुनिक बना सकते हैं, जितना बेटर बना सकते हैं वैसे. तो ये लोग क्या करते हैं, जनरली कोशिश करते हैं कि आयरन ओर मेरे को मार्केट से नहीं खरीदना पड़े, मैं कुछ माइनिंग राइट्स गवर्नमेंट से एक्वायर कर लूं, ताकि आयरन ओर का मार्केट में जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ भी जाए किसी वजह से, मुझे उसका इम्पैक्ट नहीं आए, क्योंकि मेरे पास खुद माइंस है, मैं वहां से माइनिंग कर लूंगा. तो मार्केट में आयरन ओर का प्राइस बढ़ने से मेरे माइंस के आयरन ओर का तो प्राइस नहीं बढ़ता है, वो तो मेरे मेरे हाथ में माइंस, तो उसको तो अक्वायर करूंगा तो मेरे लिए तो सेम कॉस्ट है, तो वहां मुझे बेनिफिट हो जाएगा. तो ये लोग माइनिंग राइट्स अक्वायर करने का कोशिश करते हैं. ठीक है. एंड बाई, और दूसरा ऑप्शन क्या है, दे एंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स विद द सप्लायर, कि सप्लायर के साथ एक लॉन्ग टर्म सप्लाई पे आ जाते हैं कि भैया आप एक सर्टेन रेट डिसाइड कर लो, मैं आपसे नेक्स्ट 25 साल तक आपसे आपसे आयरन ओर खरीदूंगा. तो लॉन्ग टर्म जब सप्लाई आप करते हो, जैसे आप भी बाजार में जब जाते हो, आप एक दो पीस खरीदने जाओगे तो आपको एक अलग रेट लगेगा, पर आप एक दुकानदार के साथ एक टाई अप कर लो कि भाई मेरा हर महीना सामान आपके दुकान से ही जाएगा और इतना क्वांटिटी पे जाएगा, तो फिर वो आपके साथ एक बेसिक नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो जाता है. दिस इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स इन दिस ऑल्सो. अनदर एरिया फॉर स्टील कंपनीज टू कट कॉस्ट इज फ्रेट, और दूसरा एरिया जहां पर वो लोग कॉस्ट को कट कर सकते हैं वो है फ्रेट, कि इनको सामान को, जो रॉ मटेरियल है उसको माइन से अपने फैक्ट्री तक लाना, प्रोड्यूस करके स्टील को मार्केट तक पहुंचाना, बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, उसको कैसे कम कर सकते हैं, दैट इज अ स्ट्रेटेजी. अब देखते हैं क्या करते हैं लोग. Steel manufacturing involves moving a lot of raw materials and finished goods. As per some estimates, manufacturing 1 million tons of steel needs moving about 1.5 million tons of iron ore and about 1 million tons of coking coal from mines to the plant. तो आपको अगर 1 मिलियन टन स्टील का बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो 1.5 मिलियन टन आपको आयरन ओर लगता है, जिसको आपको माइन से अपने फैक्ट्री तक ले जाना होगा. सिमिलरली ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन आपको लगता है कोल, कोकिंग कोल, स्टील को बनाने के लिए कोकिंग कोल लगता है, तो उसको आपको प्लांट तक पहुंचाना है. एंड फिर जब स्टील बन जाएगा 1 मिलियन टन, तो उस 1 मिलियन टन स्टील को प्लांट से मार्केट तक पहुंचाना है. तो करीब करीब आपका 3.5 टू 4 मिलियन टन का आपका मूवमेंट है. So during this movement, all the raw materials and finished steels are owned by the steel plant. तो ये मूवमेंट का पूरा खर्चा आप ही को देना है, क्योंकि माइन से फैक्ट्री तक लाना, माइन से जब आप आयरन ओर को ला रहे हो या कोल को ला रहे हो, ऑलरेडी यू हैव परचेज द आयरन ओर एंड कोल, तो वहां पर भी वो आपके ही इन्वेंट्री का पार्ट होता है, तो वो सारा चीज आपके बुक्स में आता है. तो all the raw material and finished steels are owned by the steel plants as inventory. Therefore, to reduce the freight cost as well as inventory cost, the steel plant needs to choose its location carefully.
तो आप अपना अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और इन्वेंट्री में जो पैसा ब्लॉक हुआ है वर्किंग कैपिटल उसको बचाना चाहते हो, तो आपको अपना लोकेशन बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स आर बिल्ट नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो ज्यादातर जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होते हैं, यानी जिनके अपने खुद के आयरन और माइंस होते हैं, कोल माइंस होते हैं, वो लोग वही माइंस के आसपास ही अपने स्टील प्लांट्स को लगाते हैं। बिकॉज रॉ मटेरियल मूवमेंट कॉस्ट आर अबाउट टू थर्ड ऑफ द टोटल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। तो पूरा जो इनका लॉजिस्टिक्स एक्सपेंस आता है इनके बुक्स में, उसका 67% के आसपास सिर्फ रॉ मटेरियल का मूवमेंट कॉस्ट होता है। तो अगर मैं माइंस के आसपास अपना प्लांट बैठा लेता हूं, तो मेरा ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा बच जाता है। तो ये सब नॉलेज अब आपको कैसे हेल्प करेगा आगे चल के? ये नॉलेज आपको हेल्प करेगा जब आप कंपनी को एनालाइज करोगे और किसी एक कंपनी में आपको दिखेगा कि अच्छा, इसका खुद का माइंस है और इसका जो प्लांट है वो माइंस से बहुत कम डिस्टेंस पे इनका प्लांट है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा ग्रेट, इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज टू द कंपनी। क्यों? क्योंकि एक तो इनका खुद का माइन है, तो खुद का माइन होने से दे बिकम बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, तो रॉ मटेरियल का मूवमेंट का इनको डैमेज नहीं होगा। दूसरा, इनका प्लांट माइंस के आसपास है, तो इनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत कम लगेगा, तो इनका ऑपरेशनल कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होगा कंपेयर टू द पीयर्स जिसका अपना माइन नहीं है या फिर जिसके प्लांट माइन से बहुत दूर सिचुएटेड है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रियल नॉलेज क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि ये जब इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज आपको होगा, तभी आप जब इंडिविजुअल कंपनी पे जाके रिसर्च करेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू जज थिंग्स प्रॉपर्ली। वरना क्या होता है, अभी आप इंडस्ट्रियल नॉलेज लिए बिना डायरेक्टली कंपनी को स्टडी करोगे, आप वहां पर पढ़ोगे कि इसका अपना माइन है और इसके प्लांट माइन से इतने किलोमीटर दूर है। आप बोलोगे मुझे क्या करना है, माइन से इतने किलोमीटर दूर है तो मुझे मैं क्या करूं, मतलब व्हाट शुड आई डू? तो ये व्हाट शुड आई डू आपका क्वेश्चन क्यों आया? बिकॉज आपको इंडस्ट्री का समझ नहीं है। वो इंफॉर्मेशन जो कंपनी ने दिया है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने का कोशिश कर रहा है, बट आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको बैक एंड इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इंडस्ट्री का नॉलेज प्रॉपर लें। इंडस्ट्री का नॉलेज जब आपको होगा ना, तब आप इंडिविजुअल कंपनी को जब स्टडी करोगे, आपका जो कन्विक्शन होगा, आपका जो नॉलेज होगा, वो एक अलग लेवल पे होगा। तो उसी तरह से अगर आप और भी इंडस्ट्रियल नॉलेज लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट www.schoolofinvesting.org पे विजिट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि हमने वहां पर क्या क्या कवर कर रखा है। तो ये हमारे वेबसाइट है www.schoolofinvesting.org। आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आप कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। ये आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। ये सारे कोर्सेज मैंने डिजाइन किया ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से मार्केट में प्रॉपर नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कर सकता है और अपने पैसे को मार्केट में लूज करने से बचा सकता है। तो अगर आपको इस तरह का सेक्टोरल नॉलेज चाहिए तो आप ये वाला हमारा जो कोर्स है ना, हाउ टू एनालाइज डिफरेंट सेक्टर्स, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका प्राइस भी बहुत रिजनेबल मैंने रखा है। मैंने कोई ओवर चार्जिंग या ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई गिमिक करने का कोशिश नहीं है। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत कम प्राइस पे मैंने कोर्स को रखा है। आप जब ये कोर्स को अवेल करेंगे ना, आप रियलाइज करोगे कि इसमें जो नॉलेज है, जो डेप्थ है इंडस्ट्री का, वो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कोशिश करोगे, उसके बारे में स्टडी करने का कोशिश करोगे। मैं आपको थोड़ा सा एक दिखाना चाहता हूँ क्या क्या सेक्टर्स हमने इसमें कवर किया है। सपोज यहाँ पर आप गेट दिस कोर्स करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या कोर्स अवेलेबल है। इसके कंटेंट को आप देखना चाहते हो तो आप इसके कंटेंट को देख सकते हो कि इसमें क्या क्या कंटेंट हमने डाला है। तो सेक्टर एनालिसिस का एक फोल्डर है, उसमें आप कौन कौन सा सेक्टर हम कवर किए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर, जिस तरह से हम ये स्टील सेक्टर का पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि स्टील सेक्टर का जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे आपको एक्चुअली में कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ ऐसा नॉलेज मिल रहा है जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाला है, तो आप फिर इस तरह का कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में पूरा जानने मिलेगा, सीमेंट सेक्टर, पेपर सेक्टर, विंड पावर, एग्रोकेमिकल सेक्टर, और फिर होटल बिजनेस के बारे में आपको जानने मिलेगा। और स्टील सेक्टर अभी हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा इवेंचुअली। और भी 3 4 5 सेक्टर्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो जितने ज्यादा सेक्टर्स हम इसमें कवर करेंगे ना, आपको उतना ज्यादा वैल्यू मिलेगा। आपका नॉलेज लेवल उस डेप्थ तक जाएगा जहां पर आपको फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने में डर नहीं लगेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर वे में आप चीजों को समझ पाओगे और मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे।
बहुत सारे आपको फ्री वीडियोज़ जैसे कि मैं कर रहा हूँ यूट्यूब में भी मिलेंगे, बट आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर आपको एक-एक इंडस्ट्री के बारे में जानना है, तो ये कोर्स आपके लिए। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, इंट्राडे ऐसा कुछ रिकमेंडेशन मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चैनल उस पर्पस के लिए है ही नहीं। दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड जो सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, एक लॉन्ग टर्म अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, दिस चैनल इज फॉर दोस्त। अगर आप ट्रेडिंग की उम्मीद से आए हैं या इस उम्मीद से आप आ रहे हो कि इस कोर्स में मुझे कुछ रिकमेंडेशन मिल जाएगा, देन यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और इस वीडियो में भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर हम किसी कंपनी का एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। देर इज नो इंटेंशन कि आपको मैं किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन दूं। इट इज टोटली एजुकेशन। अगर आप एक बार सीख गए ना, तो आपको किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत ना पड़े। आप उस लेवल पे अपने नॉलेज को ले जाएं कि आप दूसरों को रिकमेंड करने लायक बने, आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। दैट इज वॉट माई एम इज, दैट इज वॉट माई मिशन इज थ्रू स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आपको लगता है कि इस मिशन में आप कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं या आप इस मिशन का पार्ट बन सकते हैं, इससे बेनिफिट ले सकते हैं, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। और भी कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे सेक्टर का मैंने बताया। सेक्टर के अलावा जैसे अगर कोई बेसिक है जो एकदम फर्स्ट लेवल पे इंडिविजुअल स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ये वाला कोर्स कर सकते हैं, जहाँ पर पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो को कैसे स्टडी करते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को कैसे स्टडी करते हैं, वहां से डेटा निकाल के कैसे पीएल बैलेंस शीट से एनालाइज किया जाता है, वो अगर आपको समझना है तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। एंड दिस इज आवर कंप्लीट कोर्स, जो थोड़ा एडवांस्ड लेवल पे रिसर्च को ले जाना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल ग्रेड ऑफ रिसर्च करना चाहते हैं, दिस कोर्स इज फॉर देम। अगर कोई ये कोर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनको ये 2 कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दीज़ 2 कोर्सेज़ आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस। तो आइदर यू कैन गो फॉर दिस, जहाँ पर ऑलरेडी आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएगा, और एल्स आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेटेड जो स्टील प्लेयर्स हैं, वो लोग किस तरह से काम करते हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलता है अगर वो लोग अपने माइंस के पास ही अपने प्लांट को सिचुएट करते हैं। तो वो लोग अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को बहुत ज्यादा बचा पाते हैं। दैट इज द एडवांटेज दे हैव। अनदर एरिया वेयर स्टील प्लांट्स वर्क टू रिड्यूस कॉस्ट इज पावर। और दूसरा एरिया जहाँ स्टील प्लांट काम करता है, एक रॉ मटेरियल कॉस्ट को कम करने के लिए वो लोग क्या करता है, ताकि माइंस के पास प्लांट को बेचा ले, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचा ले। रॉ मटेरियल बचाने के लिए वो लोग लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स पे जाते हैं, खुद का माइंस एक्वायर करते हैं। और तीसरा कॉस्ट जो मेजर है वो है पावर कॉस्ट। पावर कॉस्ट यानी कोयला खरीदने का कॉस्ट, कि कोयला को कैसे वो खरीदने में सस्ता कर सकते हैं लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट में जाके। दूसरा, कोल माइंस के पास क्या अपने प्लांट को लगा सकते हैं ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बच जाए। तो इस तरह से पावर कॉस्ट को ये लोग काफी रिड्यूस कर सकते हैं अगर थोड़ा सा स्ट्रैटेजी सही हो। तो another area where steel plants work to reduce cost is power. Steel making is an energy intensive process. As a result, power and fuel costs are also significant. Steel plants try to reduce their power cost by focusing on cheaper source of power like captive power plants, waste heat recovery, renewable power plant. तो इस तरह का स्ट्रैटेजी लोग लगाते हैं। एक बार दोबारा से इसको एक एक करके समझते हैं। स्टील मेकिंग इज एन एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। तो पहला है कि आपको ये समझना है कि स्टील मेकिंग में पावर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होता है। एज अ रिजल्ट, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट आर वेरी ऑल्सो सिग्निफिकेंट। स्टील प्लांट्स ट्राई टू रिड्यूस देयर पावर कॉस्ट। कैसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं? बाई फोकसिंग ऑन चीपर सोर्स ऑफ पावर। नाउ व्हाट आर द चीपर सोर्स ऑफ पावर? वो लोग कोशिश करते हैं आपका अपना खुद का पावर प्लांट अगर बैठा ले, जब वो सोलर पावर अगर आ गया, तो उन लोग वो लोग कोशिश करते हैं अपना खुद का सोलर प्लांट बैठाएं, ताकि कॉस्टिंग बहुत कम पड़े, अपने को बाजार से पावर खरीदने का या कोयला खरीदने का जरूरत ना पड़े। तो कैप्टिव पावर प्लांट्स खुद का बैठाते हैं। वेस्ट हीट रिकवरी, यानी जो हीट सॉरी तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो हीट निकलता है, वो हीट को एनवायरनमेंट में जाने से रोक देते हैं, और वो हीट को दोबारा से कैप्चर करके उस हीट के जरिए ही फर्नेस को चलाते हैं। तो जो आपका वेस्ट में हीट जा रहा था, वो हीट को कैप्चर करके अपने फर्नेस में दोबारा इस्तेमाल करना, उससे आपके कोयले का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा।
तो अभी जब आप कोई कंपनी पढ़ोगे उसमें आप देखोगे कि इसके पास अपना खुद का वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट है। तो आपको समझ में आएगा, ओके, तो वेस्ट वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट है, मतलब इसका पावर कॉस्ट कम पड़ेगा। दूसरी कंपनी के पास अगर वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट नहीं है तो इसका पावर कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो दिस इज हाउ द इंडस्ट्री नॉलेज विल हेल्प यू। रिन्यूएबल पावर एटसेट्रा, तो अपना कोई रिन्यूएबल प्लांट बैठा रहा है तो वहां पर क्या होगा, इनको एडवांटेज मिलेगा कि वहां कॉस्टिंग कम पड़ेगा। Therefore, steel plants have to look for every avenue of cutting cost and gaining efficiencies to become profitable. तो उनको हर वो स्टेप्स पे ध्यान देना है कि मैं कहाँ से अपने कॉस्ट को कम कर सकता हूँ। One of the critical areas for cost efficiency for steel plants is technology used for steel manufacture। कि दूसरा है कि आप स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूजुअली हैज लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो जनरली वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम हो जाता है। This is another factor which forces steel producers to constantly invest money in upgrading their plants and machinery। तो ये एक फैक्टर है कि कॉस्ट रिड्यूस करना है। अगर आप स्टील मैन्युफैक्चर हो, आपके दिमाग में 24/7 ये चलना चाहिए, मैं अपने कॉस्ट को और कम कैसे करूं, और कम कैसे करूं। तो जिसके वजह से आपको प्लांट्स को अपने अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। वहां पर भी आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो दैट इज वाई इट इज हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। अदरवाइज दे विल सफर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप अपने प्लांट्स को अपग्रेड नहीं करोगे और आपका कॉम्पिटिटर आपसे सस्ते में बनाने लगेगा तो आप कॉम्पिटिशन में लूज करने लगोगे। पॉइंट नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स इन स्टील बिजनेस। पर इस पॉइंट नंबर 5 को हम आज कवर नहीं करेंगे। आज हमने पॉइंट 4 को कवर किए। तो पहले आप ये सेशन को देखिए, सेशन 1 को देखिए, और ये जो सेशन है इसको देखिए। आप पूरा पॉइंट नंबर 4 तक आप समझिए चीजों को। तो एक बार आप पॉइंट नंबर 4 तक समझ जाओगे तो फिर हम लोग आगे सेशन बाय सेशन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ताकि आपको एडवांटेज मिले। आपको एक बार में पूरा इतना ज्यादा आपको एक साथ आप कवर करने का कोशिश करोगे ना तो आपके लिए भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और पूरे सीरीज को हम लोग 3-4 सेशंस में कवर करते हैं और स्टील इंडस्ट्री को डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो हम कवर करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप का होता है स्टील बिजनेस में और क्यों ये जरूरी होता है, और उससे कंपनी जो डाइवर्सिफाई कर पाती है अपने को, उनको क्या एडवांटेज मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अगर आपको हमेशा इस तरह के वीडियोस चाहिए, आई नो आई वाज बिट ऑफ मैं बहुत ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ लोगों के कमेंट भी आए कि इतने साल के बाद क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली आई वाज मोर इनटू माय करियर, तो थोड़ा सा वहां पर फोकस कर रहा था। टुडे एज ऑन टुडे आई एम अ फंड मैनेजर ऑफ अ पीएमएस हाउस, तो हमारे पीएमएस पे मेरा फोकस थोड़ा ज्यादा था। बट अब कोशिश करूंगा कि रेगुलरली इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेके आऊं ताकि आप भी कुछ सीख सके और आप भी अच्छा से काम कर सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, हमारे वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि हम इस तरह से कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं आपको, तो आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देयर इज नो कंपल्शन। अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को समझना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं विदाउट गेटिंग इनटू जस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स, तो फिर आप इस कोर्स का इस्तेमाल करिए। वरना क्या है, अगर आप कोर्स परचेज भी कर लोगे और उसको फिर आप हैबिट में नहीं लाओगे, सीखोगे नहीं और मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे नॉलेज का, तो आपके लिए कोई काम का नहीं होगा। तो आप प्लीज तब मत कोर्स को सब्सक्राइब करिए। बट आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो फिर दैट कोर्स इज फॉर यू। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।